हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और बच्चों इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बच्चों इसमें हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बच्चों जैव प्रक्रम। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? जैव प्रक्रम। यानी कि जैव प्रक्रम का अर्थ क्या है बच्चों? जैव प्रक्रम में बच्चों हमें दो शब्द नजर आ रहे हैं। एक तो है शब्द बच्चों जैव और दूसरा बच्चों क्या है? प्रक्रम। इस शब्द में जैव प्रक्रम जो हमारा पाठ का नाम है बच्चों, इसमें हमें दो शब्द नजर आते हैं, एक है जैव और दूसरा है प्रक्रम। इस प्रक्रम का तो मतलब होता है बच्चों क्रिया या प्रक्रिया, यानी प्रोसेस। क्रिया कह दीजिए या कह दीजिए बच्चों प्रक्रिया, क्रिया या प्रक्रिया। और जो जैव है बच्चों इसका मतलब होता है लिविंग, यानी कि सजीव। कौन सी बच्चों? सजीव। यानी कि इस चैप्टर में जैव प्रक्रम वाले जो चैप्टर है हमारा 10th का चैप्टर नंबर 5 जो बायोलॉजी का है, उसका मतलब क्या है बच्चों? हमें ऐसी प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है जो सजीवों में पाई जाती है। किसमें मिलेंगे बच्चों? सजीवों में। इन क्रियाओं के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि सर के द्वारा यहाँ पर बायोलॉजी स्टार्ट की जा रही है। और अब कोशिश रहेगी बच्चों, अभी तक क्या है लाइट बहुत परेशान कर रही थी, यहाँ पर कंटिन्यू लाइट नहीं आ पा रही थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। अब वापस लाइटिंग की जो प्रक्रिया है वो सही हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, वापस से कंटिन्यू जो है वो हमारी वीडियो आएंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। जो न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी उसमें ये बच्चों चैप्टर नंबर 6 था। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम है, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, जो कि सजीवों में पाए जाने वाले प्रक्रम होते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए मैं आपको बुक पढ़ाने वाला हूँ जैसे आपको पता है। तो हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर बच्चों? चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हमारे पास जैव प्रक्रम। क्या नाम बच्चों चैप्टर का? जैव प्रक्रम, अध्याय 5। और ये यहाँ पर जो चित्र दिया गया है बच्चों, ये हृदय का चित्र है। किसका है? ह्यूमन हार्ट का। इसको हम बाद में देखेंगे। अब देखिए बच्चों, जो जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है इसमें हम मेनली 4 चीज़ों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में हम बात करेंगे किसकी? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों? पोषण। उसके बाद देखेंगे बच्चों हम श्वसन, रेस्पायरेशन। उसके बाद देखेंगे हम बच्चों वहन या कह दीजिए परिसंचरण। और सबसे एंड में जो हम है वो देखेंगे उत्सर्जन, यानी एक्सक्रीशन। ठीक बच्चों, 4 हेडिंग है। इसको हमें पौधों में, पौधे प्लस जंतु दोनों में देखेंगे। सेम पौधे प्लस जंतु, वहन को भी दोनों में और उत्सर्जन को भी दोनों में। यानी कि सजीवों में जो प्रक्रिया होती है बच्चों, चारों प्रक्रिया जो है हमारे चैप्टर में है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। इनको हमें सजीवों में यानी कि पेड़ पौधों में प्लस जीव जंतु में दोनों में इसका अध्ययन करना है। ठीक बच्चों, चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से पढ़ना हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों। हम जैव यानी कि सजीव और अजैव यानी कि निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। हमारी इस चैप्टर की पहली ही लाइन कह रही है बच्चों कि हम सजीव में यानी कि जैव पदार्थों में और अजैव यानी कि निर्जीव पदार्थों में किस प्रकार अंतर करते हैं। तो बच्चों अभी तक आपने कक्षा 9 तक आपने बहुत सारे ऐसे लक्षण देखे होंगे, ऐसी प्रक्रियाओं के बारे में आपने सीखा होगा जो कि सजीवों में पाई जाती हैं लेकिन निर्जीवों में नहीं पाई जाती। ठीक बच्चों, आगे हम इसमें बात करेंगे और आगे धीरे धीरे जैसे जैसे चलेंगे। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं या जो है आपने गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव हैं। कोई कुत्ता दौड़ रहा है, कोई बिल्ली दौड़ रही है, कोई आदमी चिल्ला रहा है, गाय जुगाली कर रही है, भैंस जुगाली कर रही है। बच्चों जुगाली का मतलब मुँह में वो बार बार उस भोजन को क्या है बच्चों ला करके चबाते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं जुगाली क्रिया। तो ये सब जो लक्षण देखते हैं, इंसान चिल्ला रहा है, हम भाग रहे हैं, कुत्ते भाग रहे हैं, सब कुछ गति हो रही है ना, शोर हो रहा है, ये सब किसके कारण है बच्चों? सजीवों के लक्षण है। ये सजीवों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं।
यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है? अगर हम सो गए, सोने के बाद बच्चों हम चिल्ला तो नहीं पाएंगे, है ना, गति नहीं कर पाएंगे, कुत्ता सो गया तो दौड़ेगा नहीं, तो क्या तब भी हम क्या कहेंगे कि ये सजीव है? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सजीव है? ठीक, तो हम जानते हैं बच्चों, अगर वो जो जीव जंतु हैं या अपन हैं वो श्वसन क्रिया कर रहे होंगे। कौन सी क्रिया? श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों? सांस लेना। श्वसन की क्रिया का मतलब क्या है बच्चों? सांस लेना। आगे बात करेंगे श्वसन की परिभाषा क्या है। तो हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। तो पहला जो विशेषता आया बच्चों वो क्या है? सांस लेते देखते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि ये कैसे पदार्थ है, कैसे जीव जंतु हैं बच्चों? सजीव जीव जंतु हैं। कैसे हैं? सजीव। कैसे पता लगा? सांस। तो पहला जो लक्षण है बच्चों वो आ गया हमारे पास श्वसन, यानी कि जो सजीव है वो श्वसन करते हैं और जो निर्जीव है वो श्वसन नहीं करते हैं। अच्छा, पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव है? ये तो जीव जंतु को पता चला गया बच्चों। हम उस कुत्ते को देखेंगे कि वो उसका पेट जो चल रहा है या जो श्वसन की क्रिया चल रही है उसको हम देख सकते हैं। तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे कि पौधे जो हैं वो सजीव है या निर्जीव हैं? तो हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं। हमें से कुछ क्या बच्चे आंसर दे देंगे कि वो हरे दिखते हैं, इसका मतलब वो सजीव है। लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं? भाई यदि आपने कहा कि पौधे सारे हरे होते हैं यानी कि वो सजीव है, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्ती हरी होती ही नहीं है? ठीक, वे समय के साथ वृद्धि करते हैं। अब देखिए दूसरी जो गुण आ रहा है बच्चों सजीवों का, वो दूसरा आ गया, सजीव क्या करते हैं बच्चों? वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। तो पहला गुण बच्चों क्या आया? सांस लेते देख लेते हैं हम जीव जंतु को। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। ठीक, और जो वृद्धि है वो हम पौधों में देख सकते हैं, हम दूसरे जानवरों में भी देख सकते हैं। यानी कि पहला गुण सजीवों का वो क्या है बच्चों? श्वसन की क्रिया, यानी सजीव है वो श्वसन क्रिया करते हैं। दूसरा सजीव जो है वो वृद्धि करते हैं। तो आगे देखते हैं, दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। अब देखिए तीसरे पॉइंट में हम बात चल रही है, 2 पॉइंट हमारे सामने आ चुके हैं, श्वसन और वृद्धि। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, गतियों की तरफ चलते हैं। तो गतियों पर विचार करते हैं, ये गतियाँ वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती हैं। तो बच्चों तीसरी क्या आ रही बच्चों? गति। क्या आ रही बच्चों? गति। गति को कहते हैं हम मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। अब जो गति है बच्चों वो 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो वृद्धि संबंधी और या अन्य, यानी कि वृद्धि पर निर्भर, और दूसरी होती है बच्चों वृद्धि पर अनिर्भर या निर्भर नहीं करती हो। आगे इसी चैप्टर में बच्चों हम धीरे धीरे बात करेंगे, वायु में ही पढ़ेंगे कि जो सजीव है उनमें जो वृद्धि है वो 2 प्रकार की होती है। एक वृद्धि वो होती है कौन सी बच्चों? गति 2 प्रकार की होती है, एक जो वृद्धि पर डिपेंड करेगी और एक वो होगी जो वृद्धि पर डिपेंड नहीं करेगी। तो गति कितने प्रकार की हो जाएंगी? 2। कैसे? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, एक कुत्ता है बच्चों, एक कुत्ता है वो क्या कर रहा है? लगातार भाग रहा है तो बच्चों उसमें गति हो रही है, लेकिन क्या कुत्ते के भागने के साथ उसका साइज बड़ा हो रहा है? नहीं। तो फिर वो कैसी हो जाएगी कि वो गति तो हो रही है लेकिन किस पर निर्भर नहीं है? वो वृद्धि पर निर्भर नहीं है। लेकिन हम अगर एक पौधे की बात करते हैं बच्चों, तो पौधा क्या करता है? वृद्धि करता है, तो हमें दिखाई देता है कि इसमें गति हो रही है। तो गति कितने प्रकार की हो जाएंगी बच्चों? 2 प्रकार की। गति कितने प्रकार की हो जाएंगी बच्चों? 2 प्रकार की। एक तो वो जो वृद्धि पर निर्भर करती हैं और दूसरी वो जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती हैं। तो अन्य हो सकती है, लेकिन वह पौधा भी सजीव है, वह पौधा भी सजीव है बच्चों जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। परिलक्षित का मतलब हो जाए बच्चों दिखाई नहीं देती। तो जो हमारे पास पौधा है बच्चों वो भी सजीव है, भले ही उसमें गति दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि गति उसमें दिखाई देगी बच्चों एक लंबे टाइम के बाद, और जब तक हम क्या है बच्चों उसको वहाँ पर एक साथ किसी पेड़ को देख नहीं सकते 2, 5, 10 दिन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर जैसे लताओं की बात करें, बेल जो होती है उनकी बात करें, एक दिन और दूसरे दिन में बहुत अंतर आ जाता है, तो वहाँ पर वृद्धि होती है। तो वहाँ पर वृद्धि हो रही है, इसलिए वहाँ पर क्या हो रही है बच्चों? गति हो रही है। तो लेकिन वो पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। तो पौधा भी क्या है बच्चों? सजीव है। तो सजीव क्या है बच्चों? पौधा भी सजीव है और सारे के सारे जो जीव जंतु हैं वो भी सजीव है। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं बच्चों
जो सांस लेते हैं परंतु गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो सांस ले रहे हैं परंतु जिनमें गति जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जैसे एक कोशी की जीव में बच्चों को श्वसन तो करेंगे लेकिन हमें एक कोशी की जीव दिखाई नहीं देता, तो श्वसन की क्रिया भी दिखाई नहीं देगी। तो वो भी क्या होते हैं बच्चों, सजीव होते हैं। अतः दिखाई देने वाली जो गति है वो जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हम हालांकि ये नहीं कह सकते कि बच्चों जो गति हो रही है और जो दिखाई दे उसको हम नहीं कहेंगे कि ये सजीव है। सजीव गति तो करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर गति नहीं हो रही तो वो सजीव नहीं है। ठीक, ये देखिए बच्चों, तो अपन ने इस जो पैराग्राफ था इसमें अपन ने कितने पॉइंट की बात की है बच्चों, 3 पॉइंट की। क्या जो सजीव हैं उनमें 3 विशेषताएं हमें दिखाई देंगी बच्चों। कौन कौन सी? पहली है हमारे पास बच्चों श्वसन, दूसरी है हमारे पास वृद्धि और तीसरी हमारे पास गति। गति 2 प्रकार के बच्चों, वृद्धि पर डिपेंड और वृद्धि पर इंडिपेंडेंट। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं हम। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों अभी, क्योंकि पाठ बहुत कुछ कहेगा। अब देखिए आगे, अति सूक्ष्म। अच्छा, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं बच्चों इसको ताकि और क्लियर हो आपको। देखिए, अति सूक्ष्म स्केल यानी कि पैमाने पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती। एक तो गति बच्चों इतनी सी हो रही है, अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटी गति जो हो रही है उसको हम आंखों से नहीं देख सकते, है ना। तो अति सूक्ष्म पैमाने पर या अति सूक्ष्म स्केल पर मतलब बहुत छोटी छोटी गति, जैसे कोई घोंघा है बच्चों, वो बिल्कुल छोटी छोटी नन्हे कदम से क्या करता है, चलता है। ठीक है, नन्हे कदम से, हालांकि कदम नहीं होते उसके, पैर। जो अपन 11th में बात करेंगे इसकी, किसके द्वारा गति होती है किसके द्वारा नहीं होती। तो बिल्कुल जो गति बहुत स्लो करता है उसकी गति को हम देख नहीं पाते ढंग से, तो आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अगर बात करें बच्चों अणुओं की गतियाँ, तो बच्चों जो अणुओं की गति है वो कैसी गति का उदाहरण है, एक अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गति का उदाहरण है। कौन सी गति बच्चों? अति सूक्ष्म पैमाने पर या अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गति का उदाहरण है क्या है, अणुओं की गतियां। अब आगे बात करते हैं बच्चों, क्या यह अदृश्य यानी जो दिखाई नहीं दे रही आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? क्या जो अणु गति कर रहे हैं वो क्या जीवन के लिए अनिवार्य हैं, जरूरी है हमारे लिए? तो बच्चों आंसर होगा हाँ। कैसे? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा, यानी उसका उत्तर क्या होगा बच्चों, हाँ में होगा। बेटा लग जाएगी, सकारात्मक होगा। वास्तव में जो वायरस के अंदर है वो आणविक गति जब तक भी किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करती नहीं होती है, अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या नहीं। अब ध्यान से सुने बच्चों, विषाणु क्या है? विषाणु को हम बच्चों क्या कहते हैं? हम विषाणु को कहते हैं सजीव तथा निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी। सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी। ये योजक कड़ी क्या होती है बच्चों? योजक कड़ी वो संरचना उस जीव को हम कहते हैं जिसमें 2 अलग अलग ग्रुप के क्या मिले बच्चों, लक्षण मिलते हों। 2 अलग अलग समूह के लक्षण अगर एक प्राणी में मिलते हैं तो उस प्राणी को हम कहते हैं बच्चों कि ये क्या है, योजक कड़ी है या संयोजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक। ठीक है, तो हम कह रहे हैं बच्चों अब जो वायरस है बच्चों ये सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं बच्चों जो सजीवों के हैं और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो निर्जीव के हैं। बच्चों ये जो सजीव है ये केवल तभी सजीव के लक्षण दिखाई देगा, कब दिखाएगा? जब यह किसी जीवित कोशिका को, जीवित सेल को संक्रमित करता है या संक्रमित करे। यानी कि बच्चों जब तक ये वायरस जो है वो हमारी किसी जीवित कोशिका में नहीं पहुंचेगा तब तक ये बाहर निर्जीवों की तरह पड़ा हुआ है, और जैसे ही हमारी कोशिका के अंदर या किसी भी जीव की कोशिका के अंदर जाएगा जो जीव सजीव है तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, सजीव के समान व्यवहार करेगा। तो क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो विषाणु में जो आणविक गति होती है, अंदर अणुओं की जो गति चल रही है बच्चों, बहुत सारे अणु हैं, जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं नहीं होती है। तो विषाणु में कब दिखाई देगी हमें जो आणविक गति है? किसी सजीव कोशिका को संक्रमित करने के बाद या किसी सजीव कोशिका में इन्फेक्शन या उसमें प्रवेश करने के बाद।
जीवाणु जो विषाणु हैं, वायरस हैं, उनमें जो आणविक गति कब दिखाई देगी, जब वो किसी सजीव कोशिका को संक्रमित करेंगे। तो वास्तव में जो विषाणु के अंदर जो आणविक गति होती है वो नहीं होती है कब तक, जब तक वो किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। और इसी कारण है कि जो विवाद है वो क्या है बच्चों, कि ये वास्तव में सजीव है या निर्जीव है। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और याद करने के लिए आपको यहाँ पर 2-3 बातें हैं कि सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं। वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, गमन करते हैं, है ना, गति गमन है, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वहन है। जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो सब सजीवों के ही लक्षण हैं। ठीक बच्चों, तो आपको सजीव और निर्जीव के मध्य जो अंतर है वो पूछे जा सकते हैं। सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है वो पूछी जा सकती है कि किसे सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। क्यों विवाद बना हुआ है कि वायरस को लेकर के ये सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, आणविक गति क्या है, तो अति सूक्ष्म पैमाने पर जो होने वाली जो गतियां हैं उनको बच्चों हम कहते हैं आणविक गति। एग्जाम्पल के लिए हमने बात की थी बच्चों कि जो अणुओं की गति है वो अति सूक्ष्म पैमाने पर होती है, और फिर देखा था कि जो आणविक गति है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, और वायरस में किस प्रकार की आणविक गति होती है और कब होती है। अब आगे चलते हैं बच्चों हम थोड़ा सा, ठीक है, यही है कि जीवन के लिए जो आणविक गतियां हैं वो क्यों आवश्यक हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। आपको पता होगा बच्चों कि जो सजीव का शरीर है बच्चों, किसका, एक लिविंग बॉडी जो है वो किसकी बनी होती है बच्चों, सेल्स से। यानी कि सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्लियर बच्चों, सजीव का जो शरीर है वो किसका बना होता है, कोशिकाओं का। अब जब ये कोशिकाएं मिलकर बच्चों, कोशिकाएं बहुत सारी जो कोशिकाएं वो मिलकर एक जैसा काम करना शुरू कर देती हैं, एक जैसा अगर काम करने लग जाएं, फंक्शन करने लग जाएं, तो इन कोशिकाओं के समूह को हम जानते हैं बच्चों क्या कहते हैं, टिश्यू यानी कि ऊतक कहते हैं। ठीक बच्चों, कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है और एक जैसा काम करेंगे तो इनको कह देंगे ऊतक। अब ये ऊतक बन गया बच्चों, ये ऊतक बन गया, दो ऊतक मिलकर एक जैसा काम करने लग जाएं या एक काम में हाथ बटाएं तो बच्चों इसको हम कह देते हैं अंग। क्या कह देते हैं बच्चों, अंग। और अंग बच्चों वो आगे जाके क्या बनाता है, एक तंत्र यानी कि सिस्टम का निर्माण करता है। अंग को कहते हैं बच्चों ऑर्गन। तो हम कह रहे हैं बच्चों जो सजीव हैं उनमें एक निश्चित यानी कि सुसंगठित व्यवस्था पाई जाती है। कोशिकाएं पाई जाएंगी जो कोई विशेष फंक्शन कर रही होंगी। कोशिकाएं मिलकर अगर एक जैसा काम करने लग जाएं, मतलब बहुत सारे जो हैं वो एक जैसा काम करने लग जाएं कोशिका, तो फिर उसको कह देंगे बच्चों ऊतक है। ऊतक जब मिलकर एक जैसा काम करने लग जाएं तो अंग है, और अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं बच्चों, तंत्र का, जो एक ही प्रकार के काम में हाथ बटाते हैं। ठीक है, तो जीवन के लिए आणविक गति क्यों आवश्यक है, और हम ये देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बच्चों, ऊतक हो सकते हैं। ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, तो ये ऊतकों में कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। अब ये कोशिकाएं भी बच्चों किसकी बनी हैं, कुछ छोटे घटक की बात कर रहे हैं। छोटे घटक का मतलब क्या है बच्चों, कोशिका में क्या मिलेगा बच्चों, हमने माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, प्लास्टिड में यानी कि लवक मिलेगा, कोशिका झिल्ली मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी काय है, ये सारी चीजें मिल रही हैं बच्चों। तो कोशिका का निर्माण छोटे घटकों से होता है और कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। तो छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह जो संगठित और सुव्यवस्थित संरचना है वो समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। अब ये जो कोशिकाएं हैं बच्चों, जो बहुत सारे छोटे छोटे घटक थे उसने कोशिका का निर्माण किया, कोशिका ने बच्चों मिलकर किसका, ऊतक का निर्माण किया। अब हम देख रहे हैं बच्चों पर्यावरण का जैसे जैसे इफेक्ट होता है, कभी हमें चोट लगती है, कभी हमारे जो है वो रगड़ आ जाती है, चोट लग रहे हैं, घायल हो जाते हैं, तो बच्चों वहाँ की कोशिकाएं मरेंगी। यानी कि इस पर्यावरण के प्रभाव से जो हमारी कोशिकाएं हैं या हमारी शरीर की जो सुसंगठित व्यवस्था है वो क्या होगी, नष्ट होगी, धीरे धीरे नष्ट होगी, यानी विघटित होगी। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो यदि यह व्यवस्था टूटती है, यानी कि इस प्रकार की जो सुसंगठित व्यवस्था है हमारी बॉडी की, क्या जैसे मकान है बच्चों, हमने एक बार बढ़िया बना दिया तो क्या बरसात में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी बच्चों। कोई दीवार का कलर जो है वो फेड हो जाएगा, अगर पुट्टी कराई हुई है तो वो भी उखड़ने लग जाती है। तो समय के साथ इसमें क्या आता है बच्चों, विघटन जरूर होता है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। जीव जो है वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा यदि यही क्रिया लगातार रही तो।
यानी कि हमारी जो कोशिकाएं वो डेली अगर मरती चले तो एक टाइम बाद हमारी बहुत जो कोशिकाएं वो मर जाएंगी, तो हमारी बॉडी में कोशिकाओं की कमी हो जाएगी और अंत में हम क्या हो जाएंगे बच्चों, जीवित नहीं रह पाएंगे। अतः जीवों के शरीर को घरों की मरम्मत कराते हैं बच्चों। हमारे घरों में दिवाली के टाइम पे कितनी साफ सफाई होती है, तो मरम्मत करवा रहे हैं। तो हमारे जो जीव हैं उनको जीवों के शरीर के लिए मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। इस अनुरक्षण की बात करेंगे बच्चों, ये अनुरक्षण क्या है, तो हम कह रहे हैं अनुरक्षण का मतलब होता है बच्चों सेम जो बनी हुई है बॉडी उसे उसी रूप में बनाए रखना। इसका मतलब होता है बच्चों रखाव, यानी कि मेंटेनेंस में इसको इंग्लिश में कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ बच्चों, मेंटेनेंस। तो अतः जीवों के शरीर को मरम्मत, हालांकि दोनों एक ही शब्द है, मरम्मत और अनुरक्षण। तो जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण यानी रख रखाव की आवश्यकता होती है। हमारे मकान को भी बच्चों हर साल हम रख रखाव या मरम्मत पर पैसे खर्च करते हैं, उसी प्रकार हमारी बॉडी को भी मरम्मत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं जो हैं वो अणुओं से बनी होती हैं। ये जो सभी संरचना है वो किसकी बनी है बच्चों, ये छोटे छोटे घटकों की यानी कि अणुओं की बनी हुई हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। ये जो अणु है बच्चों जो छोटे घटक बना रहे थे, इन अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना जरूरी है। या मैं दूसरे शब्दों में बात करें या फिर एक लाइन और देख लेते हैं पहले कि सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ बच्चों क्या कह रहा है हमारा एनसीईआरटी वाला। कह रहा है कि बच्चों जीवों को हमें जो है आणविक गति क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। ठीक, तो हमने ये कहा है बच्चों को जीवों का जो शरीर है वो एक प्रकार से सुसंगठित होता है, उसमें कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। बाकी आगे जाके जो है वो अंग और तंत्र का निर्माण होता है और इन कोशिकाओं का निर्माण छोटे छोटे अणुओं या घटकों से होता है। अब जैसे जैसे बच्चों मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई कट लग गया, चोट लग गया, जैसे ही मुझे चोट लगेगी तो यहाँ से ब्लीडिंग की क्रिया होगी, यानी रक्त बाहर आएगा और कुछ समय बाद वो रक्त बहना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थों को लाया जाएगा ब्लड के जरिए, ब्लड द्वारा वहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थों को लाया जाएगा जो उस ब्लड को बहने से रोके। बस यही तो क्या है, अणु की गति है। तो जैसे जैसे हम पर्यावरण के प्रभाव में रहेंगे बच्चों, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं या जो व्यवस्था बनी हुई है वो टूटेगी और इसको टूटने से बचाना है तो हमें लगातार उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। मरम्मत करने के लिए या अनुरक्षण के लिए जो अणु की गति है वो अति आवश्यक है। इस प्रश्न का आंसर उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? देखिए बच्चों, जैव प्रक्रम क्या है? व्हाट इज द लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? तो देखिए अनुरक्षण का मतलब क्या बताया बच्चों मैंने, रख रखाव करना, मेंटेनेंस करना, हमारी बॉडी को एज इट इज रखना, जैसी है उसी रूप में बनाए रखना। यदि बीमार हो जाते हैं तो हम मरम्मत कराते हैं, अपनी इंजेक्शन लगता है, गोली दवाई खाते हैं, मरम्मत हो रही है, उसके बाद हम वापस क्या हो जाते हैं बच्चों, सही हो जाते हैं। बस यही है जैव प्रक्रम। सजीवों के शरीर में होने वाली वो सभी प्रक्रियाएं जो मिलकर अनुरक्षण का काम करती हैं। मैं एक बार आपको परिभाषा लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूंगा परिभाषा। क्या है बच्चों? जैव प्रक्रम की परिभाषा मैंने क्या बोली है, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली जैव प्रक्रम। क्या है बच्चों? सजीवों के शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम या क्रियाएं, बात बराबर है, प्रोसेसेस। सजीवों के शरीर में होने वाली या वे होने वाले वे सभी प्रक्रम जो मिलकर किसका काम करे बच्चों? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी मेंटेनेंस का काम करते हैं। जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इजी सी परिभाषा है बच्चों, छोटी सी परिभाषा है। मुझे चोट लगी और मेरी बॉडी सही हो जाएगी, कुछ दिनों में कटेंगे, कुछ दिनों बाद सही हो जाएगी बच्चों। तो यही कह रहे हैं हम कि सजीवों के शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम, वो सभी क्रियाएं जो मिलकर हमारे शरीर का अनुरक्षण करती हैं, यानी कि इस शरीर को इसी रूप में बनाए रखने में हेल्प करती हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं, मेंटेनेंस करती हैं। बस वही प्रक्रम क्या है बच्चों? जैव प्रक्रम है।
अब जो जैव प्रक्रम है बच्चों, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वही जो मैंने लिखा था। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों पोषण, जिसे कहते हैं हम न्यूट्रिशन। दूसरा आ जाएगा बच्चों इसमें श्वसन, जैसे हम जानते हैं बच्चों रेस्पिरेशन नाम से। तीसरा हम पढ़ेंगे बच्चों वहन, जिसे हम जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन नाम से। और चौथा आ जाएगा बच्चों हमारे पास उत्सर्जन, जिसे जानते हैं बच्चों हम एक्सक्रीशन नाम से, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस प्रकार बच्चों जो जैव प्रक्रम है वो 4 हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और मिलकर ये सारे के सारे जो 4 प्रक्रम है बच्चों वो एक ही काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस, हमारी बॉडी का मेंटेनेंस। अब देखिए मैं समझाता हूँ हमारी NCERT जो है वो क्या कह रही है इस बारे में, यहाँ तक की बात करेंगे बच्चों। ठीक, देखिए जैव प्रक्रम क्या है, तो सजीवों का जो अनुरक्षण है कार्य निरंतर होना चाहिए। बच्चों हमारे कोशिकाएं की, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं वो लगातार क्या है, टूट फूट होती है, मरम्मत करने की जरूरत पड़ती है। तो हम कह रहे हैं कि जो जीवों का जो अनुरक्षण कार्य है वो निरंतर होना चाहिए, यानी कि मेंटेनेंस लगातार चलना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब भी कोई विशेष कार्य नहीं करते। हमारी कोशिका हमेशा मरती हैं। आपको पता होगा बच्चों जो RBCs है हमारी बॉडी में 120 दिन की होती है, 120 दिन उसका लाइफ टाइम होता है, लाइफ स्पान होता है। 120 दिन बाद वो मर जाएंगे, तो हमें नई बनाने की आवश्यकता है, डेली नई बन रही हैं। तो ये जो जैव प्रक्रम है बच्चों को लगातार जारी रहना चाहिए, जो अनुरक्षण का कार्य वो लगातार होना चाहिए, चाहे वो जीव कोई काम कर रहा हो या नहीं। जैसे कि चाहे हम सो रहे हों, कक्षा में बैठे हों, यह उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। तो परिभाषा क्या होगी, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से या मिलकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो देखिए ये तो बच्चों इसकी क्या आ गई परिभाषा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको लिखा दी थी कि वो सभी प्रक्रम जो मिलकर किसका अनुरक्षण का काम करते हैं। अब अनुरक्षण की विशेषताएं क्या हैं बच्चों, तो पहली विशेषता है ये बच्चों कि जो अनुरक्षण का कार्य है वो निरंतर होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जैव प्रक्रम क्या है बच्चों, वे सभी प्रक्रम जो मिलकर अनुरक्षण का काम करते हैं, रख रखाव या मेंटेनेंस की काम करते हैं, वो क्या है, अपने पास जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम की विशेषताओं की बात करते हैं तो जैव प्रक्रम जो है वो लगातार चालू रहना चाहिए, और उस समय भी ये चालू रहता है जब कोई जीव कोई विशेष काम करे या नहीं कर रहा हो। जैसे कि हम सो रहे हों तब भी हमारा जो मेंटेनेंस है वो चलता है, कक्षा में बैठे हों तब भी यही काम करना है। तो अनुरक्षण जो है बच्चों क्या होना चाहिए, लगातार चलना चाहिए। आगे, क्योंकि क्षति और टूट फूट जो रोकने के लिए जो अनुरक्षण प्रक्रम है की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्षति और जो टूट फूट रोकने के लिए जो है वो हमें अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्षति होती है, टूट फूट होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये आ गई तो आपकी दूसरी विशेषता। ये पहली थी बच्चों अनुरक्षण का कार्य निरंतर होना चाहिए, पहली विशेषता अनुरक्षण की, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये अनुरक्षण की विशेषता नंबर 2। यह ऊर्जा आप बच्चों कहाँ से आती है, ऊर्जा का स्रोत एक ही तो है, सूर्य। धरती पर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, लेकिन हमारी बॉडी के लिए, हम जीव हैं, हमारी बॉडी के लिए ऊर्जा का स्रोत है भोजन, रोटी। तो यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है। जो ऊर्जा आएगी बच्चों को शरीर के बाहर से आएगी, यानी भोजन द्वारा आएगी। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। मतलब ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी बच्चों, हमें शरीर के बाहर से। तो एक ऐसा प्रक्रम होना चाहिए, एक ऐसी क्रिया होनी चाहिए जिसके कारण ये भोजन हमारी बॉडी में अंदर जा सके। ठीक बच्चों, तो ये क्या हो बच्चों, ऐसा प्रक्रम होना चाहिए। कहाँ गया, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई क्या होना चाहिए बच्चों, प्रक्रम होना चाहिए। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रक्रम है इसी को हम कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं बच्चों, हम इसी को कहते हैं पोषण। ठीक, तो क्या होना चाहिए, पोषण होना चाहिए। पोषण की परिभाषा वो नहीं है कि हम उससे पोषण प्राप्त करें, पोषण की परिभाषा हमारी NCERT जो कह रही है वो है कि ऊर्जा का स्रोत जो है वो शरीर के बाहर है, इस ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन, इस ऊर्जा के स्रोत को तो क्या कहते हैं बच्चों, भोजन कहते हैं, और शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भोजन की परिभाषा भी है। भोजन किसे कहते हैं, तो ऊर्जा जो हमें दे उसी को हम भोजन कहते हैं, यानी कि ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन कहते हैं और शरीर के अंदर लेने के इस प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो बच्चों आगे की कहानी, पोषण की परिभाषा तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है।
आगे की कहानी यहाँ से बहुत लंबी चौड़ी है, तो इस वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, फिर क्वेश्चन भी आएंगे, तो इस वीडियो को बच्चों हम यहीं पर रोकेंगे आज के लिए। फिलहाल हम देखते हैं कि हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देखा बच्चों कि सजीव, देखो रिवीजन जरूरी है, सजीव और निर्जीव की बात की बच्चों। सजीव किसे कहते हैं, सजीव में कौन कौन सी विशेषताएं होंगी, उनके बारे में बात की थी। फिर हम इसमें आए थे बच्चों, पहला ये था वायरस यानी कि विषाणु। फिर हमने बात की थी बच्चों आणविक गति, यहीं पे हो गई थी बच्चों आणविक गति, यानी कि मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट है वो क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में बात करी और इसी के अंदर इसको पढ़ लिया था बच्चों। फिर हम कहाँ पर आए बच्चों, हम आ गए थे जैव प्रक्रम पर, कि जैव प्रक्रम क्या है। तो हमने देखा था कि सभी प्रक्रम जो मिलकर अनुरक्षण का काम करते हैं। फिर हमारे पास बच्चों आ गई अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या है बच्चों, रख रखाव। अनुरक्षण का मतलब क्या है, रख रखाव। फिर इस अनुरक्षण की क्या आई बच्चों, विशेषताएं। और कितनी विशेषताएं आई हैं बच्चों, 2, कि ये लगातार जारी रहना चाहिए, लगातार होना चाहिए और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होनी चाहिए। और फिर आई कि इस ऊर्जा को हम बाहर से लेंगे, तो बाहर से इस ऊर्जा के स्रोत को लेते हैं, तो इस ऊर्जा के स्रोत को हमने कहा भोजन, और इस लेने वाली जो प्रक्रम है या प्रक्रिया उसको कहते हैं हम पोषण। क्या कहते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन। तो बच्चों यहाँ तक मैंने इस चैप्टर में अभी तक इस वीडियो में बात की है। आगे की वीडियो में आगे हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बच्चों आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। क्योंकि होता क्या है कि 10th क्लास है तो बुक पढ़ाने पर ध्यान कम दिया जाता है, विद्यालयों में कोचिंग पर नोट्स लिखाया जाता है। तो नोट्स में कभी कभार ऐसा होता है कि यदि कोई चीज़, कोई लाइन टीचर के जो नज़र से बच गई तो वो हमें याद नहीं हो पाती, और यदि वो पेपर में आ गई तो हमारे नंबर कटने का चांस होता है, डर होता है। इसलिए आप कहीं भी पढ़ते हो आप NCERT की रीडिंग ज़रूर लगाएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।